तो देखो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है। ठीक है, ये जो भी अपन ने फॉलिकल्स के बारे में पढ़ा है, कौन सी फॉलिकल में कौन कौन सी ओसाइट होती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी कवरिंग होती है, वो सब तुम्हें याद हो गया होगा। ठीक है, उसी को अपन समराइज करके यहाँ पे वापस से लिखते हैं एक बार। सबसे पहले जो पुटिका होती है वो कौन सी पुटिका होती है? प्राइमोडियल। कौन सी फॉलिकल होती है भाई? प्राइमोडियल फॉलिकल होती है, मौलिक पुटक होता है। इस प्राइमोडियल फॉलिकल की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें जो oocyte मिलेगी वो कौन सी वाली मिलेगी अपन को? प्राइमरी oocyte। और इसमें जो लेयर मिलती है उसको किसकी लेयर बोला जाता है? स्ट्रोमल सेल की लेयर या फिर फॉलिकुलर सेल। अच्छा, ये जो लेयर होती है वो एक सिंगल लेयर होती है कि मल्टीपल लेयर होती है? सिंगल लेयर होती है। एक ही परत होती है ना। ये हो जाता है क्या? प्राइमोडियल फॉलिकल या फिर मौलिक पुटक। जो दूसरा है वो कौन सा होता है? प्राइमरी। प्राइमरी फॉलिकल। इसमें बताइए oocyte कौन सा मिलेगा? प्राइमरी oocyte। ये जो सेल्स है कौन सी वाली मिलती है? ग्रेनुलोसा सेल्स। एक सिंगल लेयर मिलेगी कि मल्टीपल लेयर? सिंगल लेयर। तीसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी या सेकेंडरी? अब ये जो ग्रेनुलोसा जो सेल्स है इसकी लेयर मल्टीपल हो जाती है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और कुछ भी होता है कि इसमें? इसके अलावा इसमें एक लेयर और बन जाती है जिसको थीका लेयर बोलते हैं। लेकिन जो थीका लेयर होती है अभी भी कैसी है? वो अविभेदित है। यही होता है, इसके अलावा और कुछ होता है क्या? नहीं होता है। अगली कौन सी है? टर्सरी फॉलिकल, तृतीयक पुटक। वो साइड प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी से ट्रांजिशन होने वाला होता है किसमें? टर्सरी oocyte, वो सेकेंडरी में। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा मिलेगी या नहीं मिलेगी? थीका जो लेयर है वो क्या हो जाएगी? अब विभेदित हो जाएगी किस किस में? थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में। और कुछ भी मिलेगा इसके अलावा? एंट्रम भी मिलेगा। मिलेगा क्या एंट्रम? इसके बाद में कौन सा है? टर्सरी फॉलिकल के बाद में ग्राफिन फॉलिकल है। प्राइमरी या सेकेंडरी? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? थीका इंटरना एक्सटर्ना? इसके अलावा? ये तो मिलेगा ही। इसके अलावा जोना पेलिसुडा प्लस कोरोना रेडिएटा। और कुछ भी मिलता है क्या? ये सारी चीजें।
अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे पहले जो एंड्रम है वो कौन सी वाली पुटिका में देखी जाती है, तो टर्सरी फॉलिकल में। बताइए जो जोना पेलिसुडा है वो कौन सी वाली फॉलिकल में मिलेगी, ग्राफिन फॉलिकल में। बताइए कोरोना रेडिएटा कौन सी फॉलिकल में मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो सेकेंडरी फॉलिकल होती है उसमें जो oocyte है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, सबसे पहले मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा किधर मिलेगी, तो उनके आंसर आपको कहां से देने पड़ेंगे, यहां से। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेकेंडरी फॉलिकल होती है मतलब द्वितीयक जो पुटक होता है उसमें जो थीका लेयर होती है वो विभेदित होती है, क्या विभेदित होती है, अविभेदित होती है। थीका इंटरना और एक्सटर्ना में जो विभाजन है वो कौन सी वाली फॉलिकल में देखने को मिलेगा, तो इनके आंसर आप कर पाओगे क्या, ठीक है। अब देखो अपन ने यहाँ पे दो लेयर का नाम पढ़ा था, एक तो क्या है जोना पेलिसुडा और एक कोरोना रेडिएटा, ना। इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। जोना पेलिसुडा, इसको बोला जाता है पारदर्शी आवरण या फिर झिल्ली। अब पहली बात तो ये है कि जो जोना पेलिसुडा है ना, इसको बनाता कौन है, तो इसको बनाती है सेकेंडरी oocyte। अब देखो इसको बना कौन रहा है, सेकेंडरी oocyte बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किधर मिलनी चाहिए फिर, सेकेंडरी oocyte तो इधर ही तो बनी है ना, तो किसमें मिलेगी वो, ग्राफिन फॉलिकल में। और ये जो परत होती है ना, ये जो झिल्ली होती है वो कोशिकीय होती है कि मतलब सेलुलर होती है कि नॉन सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर होती है। नॉन सेलुलर मतलब कि अकोशिकीय। अब अकोशिकीय है तो किसी ना किसी से तो मिलकर बनी होगी, मिल जाएगा भाई, अरे मैं बता दूंगा कहाँ है। ये जो लेयर होती है किससे मिलकर बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। किससे मिलकर बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। अच्छा ये जो लेयर है वो पहले बनी कि कोरोना रेडिएटा पहले बनी, ये वाली लेयर पहले बनी, तो इसको बोला जाता है। पर अच्छा ये बताओ, मैंने कल एक आपको मैंने बताया था कि जब सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया जाता है तो जोना पेलिसुडा भी उसके साथ में जाती है और कोरोना रेडिएटा भी जाती है, और जो सेकेंडरी oocyte है उसको ही तो अंडा बोलते हैं अपन, तो ये क्या होती है, प्राथमिक अंड झिल्ली होती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। और इसी झिल्ली पर पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, ग्राही पाए जाते हैं किसके लिए, शुक्राणु के लिए। ग्राही उपस्थित होते हैं। ये बातें हैं किसके बारे में, जोना पेलिसुडा के बारे में। देखो अपनी जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग इसका जो निर्माण होता है कहां पे होगा, ग्राफिन फॉलिकल में होगा। कौन करेगा, सेकेंडरी oocyte। लेकिन वास्तविकता में, रियलिटी में इसका जो निर्माण है पहले ही हो जाता है। जो oocyte होती है ना, प्राइमरी oocyte, वही इसका निर्माण कर देती है। लेकिन अपन को किसको फॉलो करना है, एनसीईआरटी को, इसलिए अपन क्या बताएंगे कि सेकेंडरी oocyte बना रही है। इसलिए जब अगर नाम ही मैंने किसका ले दिया है, सेकेंडरी oocyte का, तो मैं उससे पहले इसको मैं बना भी नहीं सकता, क्योंकि सेकेंडरी oocyte बनी कहां पे रही है, ग्राफिन फॉलिकल में। लेकिन अगर रियलिटी की बात कर देंगे, अगर आप और कोई भी दूसरी किताबें भी अगर पढ़ोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसका निर्माण पहले ही हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में जो दूसरी लेयर होती है उसको अपन ने क्या बोला है, कोरोना रेडिएटा बोला है। जिसको बोला जाता है अरिय क्रीट। पता नहीं क्यों बोलते हैं लेकिन बोलते हैं अरिय क्रीट। ये जो कोरोना रेडिएटा होती है, गौर से देखो,
इसका जो निर्माण है। अच्छा ये मैंने लिखा है जो सेकेंडरी ओसाइट है, मतलब ये क्या हुआ, ये जो मैंने सेकेंडरी ओसाइट लिखा है वो किसके लिए लिखा है, किसके निर्माण के लिए। हाँ, और तो इसका निर्माण जो होता है वो किससे होता है, ओवरी से होता है। किससे होता है, ओवरी। अब बोलो कि ओवरी में तो बहुत सारी संरचना है, ओवरी में भी कौन सी वाली सेल, ग्रेनुलोसा सेल से होता है। याद करो जब मैंने आपको कोरोना रेडिएटा के बारे में बताया था तो मैंने ये बोला था कि ग्रेनुलोसा सेल की वो वाली लेयर जो जोनो पेरिसोडा के साथ में क्लोज कांटेक्ट में रहती है। इसका मतलब इसका निर्माण किसने किया है, ग्रेनुलोसा सेल्स ने किया है। ये पहली बार बनी है कि दूसरी बार बनी है, मतलब पहली तो ये बन गई थी और ये कौन सी लेयर थी, दूसरी थी ना, तो इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अब एक बात बताओ, कोई भी जो लेयर है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तो वो कोशिकीय होगी क्या अकोशिकीय होगी, कोशिकीय होती है। तो ये जो लेयर होती है वो कैसी होती है, सेलुलर लेयर होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अंडे में, एग में या फिर सेकेंडरी oocyte में ऐसी कौन सी परत होती है या फिर कोशिकीय परत का नाम क्या है, तो कोरोना रेडिएटा। अगर आपसे पूछे कि अंडे में या फिर सेकेंडरी oocyte में एक कोशिकीय परत का नाम क्या है, तो जोना पेरिसोडा। ऐसी कौन सी लेयर है जिसका निर्माण सेकेंडरी oocyte करती है, जोना पेरिसोडा। ऐसी कौन सी लेयर है जिसके पास में शुक्राणु के लिए बंधने के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं, ग्राही पाए जाते हैं, जोना पेरिसोडा। कभी आपने ऐसा सुना होगा ना कि एक अंडाणु से केवल एक ही शुक्राणु मिल सकता है, फ्यूज हो सकता है, तो बाकियों को कौन रोकेगा, फिर जोना पेरिसोडा रोकती है, क्योंकि इसके पास में क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु के लिए ग्राही उपस्थित होते हैं। इस वाली लेयर को तो हर कोई पार कर सकता है, लेकिन उस वाली को केवल एक ही शुक्राणु पार कर सकता है। उसके बाद में ये क्या बना देती है, एक बाउंड्री बना देती है, एक लेयर बना देती है, जो कैसी होती है, कठोर होती है, रिजिड होती है, स्टिफ होती है, जिसको एक शुक्राणु के बाद में कोई भी पार नहीं कर सकता। अच्छा, शुक्राणु को पता कैसे लगेगा कि अपन को किधर जाना है, देखो ना भाई, शुक्राणु के लिए ग्राही इसके पास में है, तो सेल टू सेल क्या हो जाता है, इनकी पहचान हो जाती है कि अपन को किधर जाना। भाई शुक्राणु को आंखें तो होती नहीं है कि भाई किधर जाना है, तो वो कैसे पहचानते, पर जो रिसेप्टर इसके पास में होते हैं उसी से रिलेटेड रिसेप्टर किसके पास में भी होते हैं, शुक्राणु के पास में होते हैं, तभी तो ये मिलते हैं। जंक्शन के नाम सुनेंगे ना, संधि बन जाती है इनके बीच में, ठीक है। तो ये जोना पेरिसोडा है और ये कोरोना रेडिएटा के बारे में बात बताइए। अब फिर अपन वापस शुरू करते हैं, अगला टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान से समझना है आपको, क्या बोला जाता है इसको हिंदी में, अथर्व चक्र, ठीक है। मासिक चक्र भी बोल सकते हैं क्या इसको, बोल सकते हैं ना। रजोधर्म भी बोल सकते हैं क्या, रजोधर्म आगे आएगा ना। हाँ, तो देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अच्छा अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलूंगा तो समझ जाओगे कि सभी लोग, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पहले तो इसकी अवधि की बात कर लेते हैं, मतलब कितने दिन का होता है ये, 28 से 29 डेज, ठीक है। फिर बात करते हैं ये चलता किसमें है, ये चलता है मादा में, और मादा भी कौन सी होनी चाहिए, प्राइमेट। देखो प्राइमेट में कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं मंकी, और आ जाते हैं क्या, एप, और आ जाते हैं ह्यूमंस। मंकी तो आपको पता ही होगा, और ह्यूमंस आप जानते ही हो। बच्चे कौन से, एप, एप में आ जाते हैं वो गोरिल्ला, चिंपैंजी, औरंगटन, हाँ औरंगटन भी होते हैं एप में ना, आएगा 12th में। तो इन सब में चलता है, किसमें, प्राइमेट्स में। तो जो प्राइमेट के अंदर, प्राइमेट में भी किसमें, फीमेल में चलेगा, ठीक है। अब पहली बार, कौन सी बार, पहली बार मासिक धर्म जब शुरू होता है, उसको बोल दिया जाता है
मेनार्क। आप बताइए, ये हमेशा ही चलता रहेगा क्या? ये हमेशा ही चलता रहेगा क्या? नहीं। बातें नहीं करनी है भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। इसको बोल दिया जाता है पॉज। का मतलब रुक जाना। अरे टीवी में कुछ चल रहा होता तो अपन पॉज कर देते हैं ना, तो रुक जाता है। ऐसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था, पॉज कर दिया, रुक गया। और ये जब रुकता है तो कौन सी एज पर रुकता है? हैं? एट द एज ऑफ 45 से 50 ईयर्स। ये अपन जो भी डेटा लिख रहे हैं ना, वो औसत लिख रहे हैं। अब कोई बोले कि सर किसी की एज है ना 52 हो गई लेकिन रुका ही नहीं, तो हो सकता है। ऐसे कोई बोले कि सर एक ऐसी है कि जिसमें तो 40 डेज का चल रहा, तो चल सकता है। ये अपन ने क्या लिखा है? कि नॉर्मल लिखा है, औसत ऐसा होता है। 100 में से 90 में ऐसा ही होता है, 10 कुछ क्या हो सकते हैं? एक्सेप्शन हो सकते हैं। अब देखो एक बात बताओ, थोड़ा सोच के बताना कि कोई भी एक मादा है तो वो जनन करने के लिए कब तक सक्षम रहती है? मेनार्क से लेकर के मेनोपॉज तक की तो रहेगी भाई। मेनार्क से पहले हो सकती है क्या? जब अंडाणु रिलीज नहीं हो रहा तो नहीं हो सकती क्या? इसके बाद में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो अगर अपन बात करते हैं क्या, जनन क्षम अवधि, या फिर बोलूं मैं रिप्रोडक्टिव फेज, बोल दूं कहां से कहां तक? मेनार्क से मेनोपॉज तक। समझ गए क्या बात को? अरे समझे क्या? अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि टोटल कितने दिन हो गए? 28 दिन हो गए। और मासिक चक्र किसको बोलेंगे? एक मासिक चक्र से लेकर का दूसरे मासिक चक्र की शुरुआत के पूरे ही जो टाइम पीरियड होता है, या फिर एक जो साइकिल बन जाता है, एक जो चक्र बन जाता है, इसी को क्या बोल दिया जाता है? मासिक चक्र बोल दिया जाता है। अब ये जो मासिक चक्र है कितने दिनों का है भाई? 28 दिनों का है। तो अपन को एक एक दिन का है, मैं तुम्हें हिसाब दूंगा कि कौन से दिन पे क्या हो रहा है, ठीक है? उससे पहले मेरे को आपसे कुछ जानकारी चाहिए कि कभी आपने एक नाम सुना है एंडोमेट्रियम का? गर्भाशय में 3 दीवारें होती हैं, ठीक है। तो अगर एंडोमेट्रियम का जो काम होता है वो किसका होता है? उस पर अंतरोपण होने का होता है, ठीक है। अगर बाई चांस अंतरोपण नहीं हुआ तो ये भी तुम्हें पता होगा कि जो गर्भाशय की जो आंतरिक जो दीवार होती है वो नॉर्मली इतनी थिकनेस होती है, तो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, इसकी थिकनेस को ज्यादा करवा देता है। तो अगर इसने इसकी थिकनेस को हर महीने ज्यादा करवाएगा, ये क्यों करवाएगा? क्योंकि इस पे क्या होने वाला है? अंतरोपण होने वाला है। अब अगर अंतरोपण हो गया, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब बताओ मासिक धर्म चलेगा क्या? मासिक चक्र चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन अपन को तो पढ़ना है, और पढ़ना तो मैं क्या चाहूंगा कि अंतरोपण हुआ या नहीं हो, नहीं हो। अगर अंतरोपण नहीं होगा इस पर, तो इसकी जो थिकनेस जो अपन ने एक्स्ट्रा बढ़वाई थी उसका कोई मतलब निकला क्या? अरे कोई मतलब निकला क्या? नहीं निकला। तो जो एक्स्ट्रा अपन ने जो थिकनेस करवाई है, उसकी मोटाई करवाई है, वो बताओ टूटेगी या नहीं टूटेगी? टूटेगी। अब टूट रही है तो कौन सी वाली लेयर टूट रही है? एंडोमेट्रियम टूट रही है। तो जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है, ऋतुस्राव जो होता है, उसमें क्या होता है? एक तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटेगी, ठीक है। अभी ऋतुस्राव जो है, स्टार्टिंग के जो फेज होते हैं 3 से 5 दिन का, उसको ब्लीडिंग फेज बोल दिया जाता है, ऋतुस्राव फेज बोल दिया जाता है, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज बोल दिया जाता है। अब एक बात बताओ, क्या पूरे जो 28 दिन है, क्या इसमें ही पूरे में ब्लीडिंग होती रहती है क्या? नहीं होती रहती। 3 से 5 दिन का होता है। इसका मतलब अब अगला महीना शुरू हो जाएगा, अगले महीने में वापस से इसको तो प्रिपेयर करना है ना, खुद की तैयारी करनी है कि इम्प्लांटेशन हो सकता है, तो अगले महीने फिर वापस से शुरू कर देगी बनाना। लेकिन अपन को क्या है? टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक पढ़ना तो बताओ, इस पर अंतरोपण करवाएंगे क्या? नहीं करवाएंगे। तो क्या क्या बातें करनी है अपन को इसमें कि कौन से दिन पर और कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या हो रहा है, कहां पे? एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है। फिर अब एंडोमेट्रियम को मैंने बताया था कि थिकनेस कौन सा हार्मोन बढ़वाता है?
एस्ट्रोजन करवाता है। वैसे एक हार्मोन का मैंने बताया था कि ये जो ओव्यूलेशन अगर करवाना है, सेकेंडरी साइट को बाहर निकलवाना है, तो कौन सा हार्मोन निकलवाएगा? एलएच करवाएगा। और इनका पुटिकाओं का निर्माण भी तो करवाना है भाई। जैसे पहले कौन सी थी? प्राइमोडियल थी, प्राइमोडियल से प्राइमरी बनी, प्राइमरी से सेकेंडरी बनी, सेकेंडरी से टर्सरी बनी, टर्सरी से ग्राफिन बनी। तो इनको बनवाने के लिए भी तो कोई हार्मोन चाहिए। एक नाम तो सुना ही होगा, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस फॉलिकल्स को परिपक्व करने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो कौन सा होता है? FSH चाहिए होता है। तो देखो 3 हार्मोन के बता दी, एक तो एस्ट्रोजन का, एक FSH का, एक LH का। अब ये जो थिकनेस को जो एस्ट्रोजन ने बनवा तो दिया है, बनवा तो दिया है, लेकिन इसको बनाए रखना का भी तो काम है ना। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? केवल बना रहा है। और इसको ऐसे ही मेंटेन करवाने का काम किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन का होता है। तो चौथा हार्मोन कौन सा हो गया? प्रोजेस्टेरोन। तो लेयर का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। हार्मोन कौन कौन से के पढ़े वाले हैं? FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ठीक है। दिन कितने हैं अपने पास में? 28। और 28 दिन को अपन 4 अवस्था में विभाजित करेंगे। कितनी अवस्था में? पहली अवस्था जो होती है उसको ब्लीडिंग फेज या फिर ऋतुस्राव की अवस्था बोल दिया जाता है। अब ऋतुस्राव की जो अवस्था है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद में पुटिकाओं का परिवर्तन भी तो करवाना है। अब धीरे धीरे, हौले हौले, स्लोली स्लोली पुटिकाएं परिवर्तित हो जाएगी। पहले कौन सी बनेगी? प्राइमोडियल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल के बाद में कोई और अवस्था आएगी क्या? नहीं आएगी। अब ग्राफिन फॉलिकल आने के बाद में सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, और सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने की अवस्था को क्या बोल देते हैं? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन बोल दिया। अब ओव्यूलेशन के बाद में अपन ने बताया था कि सेकेंडरी oocyte के साथ में क्या होने वाला है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसके साथ में क्या होने वाला है, तो लास्ट की फेज वो हो जाती है। ठीक है। तो अपन एक एक दिन का हिसाब देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है। बातें किसी को भी नहीं करनी है। तो देखो अपन को पता है ये पूरा कितने हो गए हैं अपने? 28 दिन हो गए हैं। और इसका जो मिडिल डे है उसको अपन कितना कंसीडर करेंगे भाई? 14th डे। ठीक है। एक, दो, ठीक है भाई। अरे हाँ तो बोल दो। इसके बाद में अब 28 के बाद में वापस यही शुरू हो जाएगा एक से, तभी तो साइकिल बनेगा। अरे समझ गए क्या भाई? ठीक है। ये तो हो गए दिन का हिसाब। अब मैं आपको बताता हूं किसका हिसाब? एंडोमेट्रियम का हिसाब। देखो जब स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसको अपन ने क्या बोला है? ब्लीडिंग फेज बोला है। ब्लीडिंग फेज में जो एंडोमेट्रियम जो बढ़ा दी थी अपन ने, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी। अब टूटेगी तो देखो पहले इसकी जो थिकनेस थी इतनी थी, अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है? टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है। कौन से दिन तक? 5वें दिन तक। 5वें दिन तक ये वापिस से क्या हो जाएगी? बनना शुरू होगी ना, धीरे धीरे, हौले हौले, स्लोली स्लोली। तो ये एंडोमेट्रियम की दीवारें हैं, ये बन रही है, 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 और एंडिंग में फिर वापस से टूटना शुरू हो जाएगी, और वापस से वो शुरू कर दिया है। समझ गए क्या बात को? अब जब मैंने आपको गर्भाशय की दीवार के बारे में बता रहा था मैं, तो इसके बारे में मैंने 2 बातें लिखवाई होंगी। एक तो इसके अंदर वेस्कुलर लेयर पाई जाती है। कैसी लेयर होती है? संवहनीय, मतलब ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? अरे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी कि नहीं होगी? होगी। तभी तो ये टूटेगी, तो ही तो ब्लड रिलीज होगा। तो यहाँ पे मैं बना दूं ब्लड वेसल्स, ये लो ब्लड वेसल्स।
और इसी के साथ में मैंने एक और चीज बताई होगी कि ये कैसी नेचर की होती है, ग्रंथिल। तो ग्रंथियां मिलेंगी कि नहीं मिलेगी? अरे बनेगी कि नहीं बनेगी ग्रंथियां? तो ये देखो ग्रंथियां बना दी है। अच्छा, इन ग्रंथियों का काम क्या होता होगा भाई? इन ग्रंथियों का काम होता है श्लेष्म रिलीज करना, जिससे कि क्या है, ये कैसा हो जाए, चिपचिपा हो जाए। क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट का अंतरोपण करवाना है इसके पास में, तो चिपचिपा होगा तभी तो कोई चिपक पाएगा। ठीक है। अब देखो अपन ने इसको टोटल कितने फेज में विभाजित करेंगे, 4 में। कितने भाई? 4। एक तो क्या हो गए, ये 3 से 5 दिन की जो अवस्था होती है, 3 से 5 की जो अवस्था होती है, इसको अपन ने क्या बोला, एक तो ये 3 से 5 वाली हो जाएगी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, 6 से 13 वाली हो जाएगी। एक ये ओव्यूलेशन हो जाएगा, एक दिन के लिए होता है, और फिर 15 से लेकर के 28 तक इसको क्या बोल दिया जाता है, लास्ट वाली फेज बोल दिया जाता है। अब इनके नाम देखो भाई, नाम नाम बोल दूं क्या मैं? स्टार्टिंग की जो 3 से 5 दिन के लिए होती है, इसका नाम होता है भाई मेंस्ट्रुअल फेज। इसी को बोल दिया जाता है भाई ब्लीडिंग फेज। ऋतुस्राव अवस्था। ठीक है क्या? अरे हाँ तो बोलो। जो दूसरी फेज आती है, अब इसमें क्या बनने लग जाएगी, फॉलिकल्स बनने लग जाती है, तो इसको बोल दिया जाता है पुटिकीय प्रावस्था। और याद करो वो दिन कल का, जब मैंने फॉलिकल्स बनाई थी, तो मैंने दो बातों के बारे में बताया था। एक तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो कोशिकाएं होती हैं, वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती हैं। अरे करती है कि नहीं करती? और फिर कल का ही दिन वापस से याद करो, मैंने थीका इंटरना के बारे में बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन। वो इधर ही तो रिलीज हो रहा है। अरे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा भी तो फॉलिकल के अंदर ही है, थीका इंटरना भी तो फॉलिकल के अंदर ही है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है दोनों, एस्ट्रोजन। तो इसी अवस्था में तो रिलीज होगा। तो इसको मैं बोल दूं क्या, एस्ट्रोजेनिक अवस्था। क्योंकि इसमें क्या रिलीज होता है भाई, एस्ट्रोजन। अच्छा ये देखो इधर, अरे इधर तो देखो, ये ओव्यूलेशन से पहले है कि ओव्यूलेशन के बाद में है? तो मैं बोल दूं पूर्व अंडोत्सर्गीय अवस्था। और एक और बात, सुन रहे हो ना? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन, इसका काम क्या, एंडोमेट्रियम का पुनरुद्ध भवन करवाना, प्रचुरोध भवन करवाना। इसको इसलिए बोल दिया जाता है क्या, प्रचुरोध भवन प्रावस्था। देखो हर एक का नाम है और उसके काम भी है। पुटिकीय प्रावस्था क्यों बोला है, क्योंकि इसमें पुटिकाओं का निर्माण होता है और परिपक्वन होता है। एस्ट्रोजेनिक प्रावस्था क्यों बोला है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। और इसको पूर्व अंडोत्सर्गी क्यों बोला, क्योंकि अंडोत्सर्ग से पहले वाली है। और प्रचुरोध भवन प्रावस्था क्यों बोला, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है वो क्या करवाएगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा देता है, मतलब उसका रीजनरेशन, प्रचुरोध भवन करवा देता है, पुनरुद्ध भवन भी करवा देता है। तीसरी अवस्था ओव्यूलेशन ही आती है, इसको अंडोत्सर्ग की अवस्था बोला जाता है, एक दिन के लिए होती है। इसके बाद वाली अवस्था, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो है तुम्हारे अंदर, लगाओ उसको, कि जो ओव्यूलेशन हो जाता है तो एक तो सेकेंडरी साइट है, और बचा कुचा जो पार्ट है वो किस में बदल जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। बन गया है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो इसके देखो कौन कौन से नाम हो जाते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोनिक अवस्था, और इसमें कौन सी स्ट्रक्चर बनी है, कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, ल्यूटियल फेज।
अब ये जो कॉर्पस लुटियम है हार्मोन कौन सा रिलीज कर रही है, प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोनिक अवस्था बोल दिया है। और ल्यूटियल फेज क्यों बना, क्योंकि इसमें क्या बन गया है, कॉर्पस लुटियम बन गया है। अच्छा अंडोत्सर्ग से पहले की बात, तो क्या बोलूंगा, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अच्छा इसमें जो कॉर्पस लुटियम है, हेलो, कॉर्पस लुटियम इसमें कुछ ना कुछ तो रिलीज कर रही है ना, कुछ ना कुछ तो सीक्रेट कर रही है ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, सीक्रेटरी अवस्था। ये समझ गए क्या भाई, पक्का पक्का, ठीक है। अब देखो होगा क्या इसमें, कि जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है वो स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन तक रहती है। इस टाइम पर अब अपन बात करेंगे किसकी, ये तुम्हें याद रहेगा ना चारों फेज, इसको मैं अंडरग्राउंड में ले जाता हूं, ठीक है। अब अपन इनके हार्मोन की बात करते हैं कि कौन सी वाली अवस्था में कौन से हार्मोन का क्या क्या लेवल रहेगा। 3 से 5 वाली जो अवस्था है इसको अपन ने मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज बोला है। इस टाइम पर सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं, सारे के सारे अपन ने नाम जारी लिखे, कौन कौन से, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सारा का जो लेवल है वो कैसे रहता है, डाउन रहता है। एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, और ऐसे समझ जाओगे शॉर्ट में, एफएसएच का लेवल कम, एलएच का लेवल कम, एस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम। ये वाली है 5 तक, ठीक है। अब आगे हौले हौले धीरे धीरे स्लोली स्लोली एफएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, तभी तो फॉलिकल्स डेवलप होने लगेगी। तो मैं क्या करवा दूं, एफएसएच का लेवल हौले हौले बढ़ने लग जाएगा। और आपको पता होगा एफएसएच और एलएच क्या है, भाई भाई है, एक साथ ही काम करते हैं, क्योंकि जिधर से एफएसएच रिलीज होता है उधर की जो दूसरी साइड वाली उधर से तो एलएच रिलीज होता है, काम एक ही करती है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एलएच का भी लेवल हौले हौले धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और एस्ट्रोजन का बताओ, इस वाली अवस्था में एस्ट्रोजन का बढ़ने लगेगा ना भाई। जब फॉलिकल्स बनेगी तो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा भी बनेगा, जब फॉलिकल्स बनेगी तो थीका एंटेना भी बनेगी, और थीका एंटेना और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा तो क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन। क्या हमने अभी तक कोई भी प्रोजेस्टेरोन वाले काम किए हैं कि इधर, नहीं किए। तो अभी भी इस प्रावस्था में प्रोजेस्टेरोन तो इल्ले है, मतलब कि कम है। कौन सी लेवल पे आ चुके हैं भाई अपन अब, इससे पहले फॉलिकल्स की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बन गई है, प्राइमरी फॉलिकल बन गई है, प्राइमरी से सेकेंडरी बन गई है, सेकेंडरी से और ग्राफिन फॉलिकल बन गई है। अब ग्राफिन फॉलिकल हो जाती है रप्चर, क्या हुई भाई, रप्चर, और इधर तो क्या रिलीज हो गया है, सेकेंडरी oocyte। तो डे ऑफ अंडोत्सर्ग, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है। अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल है वो किस में बदलने लग जाएगी, कॉर्पस लुटियम में। लेकिन क्या तुरंत ही कॉर्पस लुटियम पूरी परिपक्व हो जाएगी क्या, कितने दिनों के बाद में होती है, 9 दिनों के बाद में। 14 और प्लस के 9 बराबर के 23। तो देखो 23वें दिन तक इसको मैं क्या कर दूं, पूरी परिपक्व कर देता हूं। अब मेरे को तो पूरा मासिक चक्र के बारे में पढ़ना है, तो क्या मैं चाहूंगा कि ऐसी की ऐसी बनी रहे, तोड़ना पड़ेगा, डिजनरेट करवाना पड़ेगा, नष्ट करवाना पड़ेगा। तो कितने दिनों में ये नष्ट हो जाएगी, अगले 5 दिनों में। तो देखो ये कब हुआ था, 14 डे पर हुआ था, प्लस 9 डेज में ये क्या पूरी की पूरी परिपक्व हो गई है। और अगले 5 दिनों में किस में बदल जाएगी, कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाएगी। अरे बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बदलेगी। अब इस एंडोमेट्रियम की तुम देखो हौले हौले धीरे धीरे जो थिकनेस है वो बढ़ती जा रही है, और इसकी मैक्सिमम थिकनेस कहां पे है, ये देखो 22 और 23 के पास में आ रहा है। क्यों भाई, ये कॉर्पस लुटियम है, कितने दिन तक है, केवल 23वें दिन तक ही है। अगर इसको पता लग गया कि इम्प्लांटेशन नहीं होने वाला है तो बताओ वापस से तो डिजनरेट हो जाएगी, और जब ये बनी नहीं है
तो देखो प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा, एस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा। तो इसको बनाने का काम, मतलब ऐसे ही बनाए रखने का काम किसका था? प्रोजेस्टेरोन का था। अब वो तो है ही नहीं है, तो ये धीरे धीरे हौले हौले देखो कम होने लग गई है, और वापस से वही एक दिन आ जाएगा तो ये देखो पूरी डिजेनरेट हो चुकी है। कितने दिनों तक डिजेनरेट होती है? 3 से 5 दिनों तक डिजेनरेट होती है। फिर वापस से शुरू हो जाएगा प्रोसेस, धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी हौले हौले, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, और 23वें दिन तक आकर के वापस से ऐसा हो जाएगा। समझ गए क्या बात को? अरे समझ गए क्या? ठीक है। तो ये अपन ने हार्मोन की बात कर ली थी इधर। अब अपन बात करते हैं इससे 14वें दिन पर क्या क्या हार्मोन की स्थिति है। तो देखो, जब अपन को ओव्यूलेशन करवाना है तो तुम्हें पता ही होगा LH अपने उच्च स्तर पर रहता है, FSH और LH मैंने बताया है जैसा कि साथ साथ है, तो ये भी उच्च, इसको अपन उच्चतम बोल देंगे कि उच्च से भी हाई, कि अपन से ऊपर कोई भी नहीं है। इसके बाद में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के बारे में बताइए। प्रोजेस्टेरोन भी ज्यादा है और एस्ट्रोजन भी ज्यादा है। ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, कहां तक है? यहां तक है। अब जब कॉर्पस लूटेम जब टूटने लग जाएगा तो देखो एस्ट्रोजन भी कम, प्रोजेस्टेरोन भी कम, FSH भी और LH भी। अब देखो ये जो वाला साइकिल है जब भी कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो इसके बाद में तो दूसरा साइकिल आएगा, और दूसरा साइकिल आएगा तो उसमें हार्मोन का लेवल तो यही रहेगा ना। तो इसको अगर मैं इधर के इधर ले जाऊं तो देखो सारे के सारे हार्मोन कम, वापस से शुरू हो जाएगा। अरे समझ गए क्या? समझ गए क्या भाई? अब मैं अगर इन चारों हार्मोन का ग्राफ बनाऊं मैं, तो देखो कौन से बनते हैं। दिख रहे हैं सबको हार्मोन? ठीक है। अब देखो इधर वाले में तो सारे के सारे ही कम है। अब बताओ इस वाले में किसी को अपन को बड़ा करना है क्या? नहीं है। मैक्सिमम कहां पे आ जाएगा? इस 14वें दिन पे आते हैं। कौन कौन से? LH और FSH। तो मैं पहले किसका बना देता हूं? LH का बना देता हूं। सबसे पहले अपन LH का, LH बताओ कौन से दिन पर पीक पे रहना चाहिए? 14वें दिन पर। बाकी नीचे रहेगा। अब इसके साथ वाले को भी बना देते हैं इधर ही, LH को, ये तो FSH को। FSH भी कौन से दिन पर रहना चाहिए भाई? 14वें दिन पर ही। लेकिन उसकी पीएच इससे थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि वो उच्च और ये उच्चतम है। अरे समझे क्या? ठीक है। अब बात कर देंगे एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन बताओ। एक तो देखो इधर ज्यादा हो रहा है भाई, कम से ज्यादा हुआ है ना तो पीक तो बनेगी, और उधर भी क्या है वो ज्यादा है। तो एक तो इधर कौन से दिन के आसपास बन जाता है? ये 11 से 12वां दिन पे। एक 12 और 22 ऐसे याद रखो इसको। एस्ट्रोजन के लिए क्या? 12 और 22। तो 12वां दिन किधर है अपना? ये वाला। इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। अब है एस्ट्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, ये एस्ट्रोजन है। अब कौन सा बच रहा है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो देखो हाईएस्ट पीक कहां पे बनेगी? जहां पे ये बन रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बनाता ही कौन है? कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम सबसे फुल्ली परिपक्व कौन से दिन पे हुई है? 23वें दिन पर। ये बताओ ये किसका है? LH। ये एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरोन। अब इससे देखो ग्राफ को पहले तो अपन को कैसे पहचानना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब कुछ ऐसा कैसे दे रखा है। तो ग्राफ कैसे पहचानेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने ये नाम हटा दिए और आपको चारों डायग्राम दे रखे हैं, तो पहले कैसे LH को कैसे पहचानोगे? जिसकी पीक सबसे
ऊपर होनी चाहिए। और कौन से दिन के आसपास आना चाहिए? 14वें दिन के आसपास। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ चारों ग्राफ में से एस्ट्रोजन का हार्मोन कौन सा है ग्राफ, तो इसका तो सिंपल है, दो पीक देख लो, दो पीक बननी चाहिए। और किस में बन रही है दो पीक? केवल और केवल किस में बन रही है? एस्ट्रोजन में। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोजेस्टेरोन का बताओ, तो इसकी पीक कहां पे बननी चाहिए? 22-23 दिन के आसपास में बननी चाहिए। और बचा कौन सा? एफएसएच। एफएसएच किसके साथ में मिलेगा? एलएच के साथ में, और इसकी जो पीक है उससे कम रहेगी। पहचान पाओगे ऐसे? और इसको अब इससे देखो क्या क्या बनेंगे कि बताइए जो एंडोमेट्रियम है, भाई एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है कि एंडोमेट्रियम की जो सबसे ज्यादा जो मोटाई होती है वो कौन से दिन पर रहती है? 22-23 के आसपास रहती है। ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो कौन से दिन पर हाई रहता है? 12 और 22 पे रहता है। और प्रोजेस्टेरोन का कौन से लेवल पे रहता है? 22-23 पे रहता है। एलएच का कौन से दिन पे रहता है? 14वें दिन पे रहता है। एफएसएस का कौन से दिन पे रहता है? 14वें दिन पे रहता है। समझ गए बात को? तो ये होता है इसके चार अवस्था है, और ये होता है पूरा का पूरा मासिक चक्र। करिए नोट।